वेलकम टू द अनफिल्टर्ड शो। ये इस पॉडकास्ट का फर्स्ट एपिसोड है और हमारा पॉडकास्ट बनाने का फर्स्ट ट्राई। और पहले ही एपिसोड में मेरे बचपन के दोस्तों में से एक जिसने हम सबसे अलग फील्ड चूज की, हम सबसे अलग गया, द इंडियन एविएशन इंडस्ट्री। सो वेलकम मिस्टर दिवाकर श्रीवास्तव, एके द अपकमिंग पायलट और मे बी द फ्यूचर बिना बॉडी का फ्लाइंग बीस्ट। हाँ, तो दिवाकर जी, पहले तो कुछ अपने बारे में बताओ। नमस्कार सभी को। मेरा नाम दिवाकर श्रीवास्तव है। मैं जयपुर से हूँ। बॉर्न एंड ब्रॉट अप पूरा जयपुर में ही रहा। स्कूलिंग मेरी आपके साथ रही केंद्रीय विद्यालय नंबर 2। उसके बाद मेरा फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स अहमदाबाद से रहा, जिसका नाम था अहमदाबाद एविएशन एंड एरोनॉटिक्स। अच्छा, तो मेरा बीच में ये सवाल है कि इन जनरल क्या होता है इंडिया के अंदर, 10th के बाद बच्चे जो है वो रेगुलर कोर्स करते हैं, मतलब साइंस विद मैथ्स हो गया या बायो हो गई या फिर कॉमर्स, जो बिल्कुल कुछ नहीं करते वो आर्ट्स। ठीक है। और होता क्या है कि इस टाइम पे हमारा जो हम सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं अपने पीयर्स से। पीयर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, और हमारे पेरेंट्स रहते हैं हमारे रिलेटिव से। तो ऐसा कैसे हो गया कि आपने 10th के बाद ही एविएशन में जाने का सोचा, नॉट इनटू साइंस मैथ्स और समथिंग एल्स? मतलब आपने ये नहीं सोचा कि मैं इंजीनियर बन जाऊं या बायो ले लूं, ऐसा नहीं सोचा? ऐसा कैसे, मतलब क्या, किस चीज ने आपको इतना इन्फ्लुएंस किया? तो पहले तो मैं कहना चाहूँगा 12th की परसेंटेज सबसे ज़्यादा मायने रखती है इंजीनियर्स के लिए। बाकी और कोई भी कोर्स होता करते हैं, मेडिकल में जाते हैं या फिर आप कोई भी अलग तरह की फील्ड चुनते हैं, उसमें परसेंटेज आपकी एजुकेशन, आपका मोटिव कैसा रहता है वो चीज़ मेन रहती है। लेकिन मेरा ये था कि इन सब चीज़ में नहीं जाना, सबसे अलग जाना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ अलग करना है, कुछ अपने लिए करना है सबसे। तो इसलिए मैंने एविएशन चुना। एविएशन ऐसी चीज़, मतलब आप एक्सप्लोर कर सकते हो पूरी दुनिया में। ऐसा नहीं कि आप एक जगह बैठे हो, आप अलग अलग जगह जाओ, अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करो। आप और भी चीज़ कर सकते हो एविएशन के साथ। सिर्फ पायलट एक अलग नहीं है, पायलट तो एक पार्ट है एविएशन का। तो उसके अंदर जाके आप नई नई चीज़ें कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड सेकंड मेरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या होता है कि जब हम हमारे रिलेटिव्स के कहे पे नहीं चलते ना, तो पेरेंट्स से ज्यादा उनको बुरा लगता है और वो फिर हमारे पेरेंट्स को कुछ कहते हैं। तो मेन सवाल ये है कि आपके रिलेटिव्स ने आपको कुछ ऐसा बोला कि आपने ये कोर्स क्यों लिया, तुम्हें इसमें नहीं जाना चाहिए था, बर्बाद हो जाओगे, ऐसा कुछ जो भी हमारे इंडियन सोसाइटी में लोग बोलते हैं वैसा कुछ? अब पहले तो बात यह है कि लोग तो कुछ कहेंगे। आप कुछ भी करो, अच्छी चीज़ करो या गलत चीज़ करो। तो रिलेटिव्स का पहला एक्शन ही, मतलब रिएक्शन ये था कि मतलब इतने महंगा कोर्स, सबसे बड़ी बात, एक तो कोई बैकग्राउंड में नहीं एविएशन में। मेरे दादा परदादा से कोई अभी तक एविएशन नहीं रहा है। तो उन सबसे पहला ये कि कहाँ से जाएगा, हमारा कुछ कांटेक्ट नहीं है, क्या करेंगे आगे जाके, क्या आगे जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या रहेगा, कुछ नहीं। तो हर तरह से, मतलब एक तरह से ना करते हैं रिलेटिव्स तो। बाकी आप जानते ही हैं, रिलेटिव्स का काम है उंगली करना। दिवाकर, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो आपसे ये है कि जैसे आपने बोला कि एविएशन इंडस्ट्री में सिर्फ पायलट की ही जॉब नहीं होती, और जहाँ तक मुझे नॉलेज है ना, मुझे सिर्फ दो ही जॉब मेन पता है, जिसमें एक आती पायलट, एक आता कैबिन क्रू। उसके अलावा और कौन सी जॉब होती हैं, क्या होता है एविएशन इंडस्ट्री में? आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन कर दो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले एविएशन में पायलट जॉब क्यों दिखती है? क्योंकि सबसे ज़्यादा हाई पेएबल जॉब है। आपकी सैलरी हाई कितनी ज़्यादा रहती है कि लोग लेविश लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, अपना लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए पायलट जॉब दिखती है। दूसरा आता है आपका केबिन क्रू जॉब। केबिन क्रू जॉब में भी यही है कि आपका एक्सप्लोर तो रहता ही है, अच्छा खासा लेविश लाइफस्टाइल अच्छी रहती है, सैलरी उनकी भी अच्छी रहती है। लेकिन जो उनके बैकग्राउंड में काम कर रहा है, प्लेन को चलाने वाले कौन है? इंजीनियर्स हैं। उसकी देखभाल करने वाले कौन है, उनका मेंटेनेंस करने वाले कौन है, ग्राउंड स्टाफ होता है, टिकटिंग एजेंट होते हैं, कई तरह की जॉब है जो बिहाइंड चलती है, बिहाइंड द रोड्स, जो आप सामने नहीं देख पाते। और ना ह्यूमन जॉब का एक्सपोजर भी नहीं है उतना, और लोग उसके लिए मोटिव भी नहीं होते, बोले हम क्यों जाएं। उसके बाद आता है कि एयरप्लेन डिजाइनर्स, वो काफी एक्सपेंसिव कोर्स होता है। इतना एक्सपेंसिव है कि उसके बाद आपको जॉब मिलना, मतलब एक तरह से आपको कम से कम 10 से 15 साल का तो एक्सपीरियंस चाहिए। तो आप उसके लिए कोई स्टूडेंट सोचेगा ही नहीं, बोले इतना एक्सपीरियंस कहाँ से लाऊंगा, उसके बाद तो प्लेन बनाऊंगा, कब मेरा अप्रूव होगा, नहीं होगा। तो इतनी चीजें, इसलिए लोग क्या सोचते हैं कि पायलट बन जाते हैं या फिर कैबिन क्रू बन जाते हैं या फिर अपने एयरपोर्ट पे कहीं लग जाते हैं। एयरपोर्ट की जॉब अच्छी होती है। आप किसी को बोलो कि मैं एयरपोर्ट पे काम करता हूँ, तो सामने वाला चौंक जाता है एक बार, तो बोले एयरपोर्ट पे काम करता है। अपने इंडिया में क्या बात है, मिडिल क्लास फैमिली सबसे ज्यादा रहती है अपनी कंट्री में, इतना अंडर ग्रोइंग कंट्री। तो इसलिए
पायलट ऐसा नहीं कि पायलट जॉब अच्छी है, बाकी जॉब भी अच्छी है। आप एविएशन में एक बार एंटर करो, मैनेजमेंट जॉब भी काफी अच्छी है। आईटी सेक्टर भी आपको खुलता जा रहा है, जिसके कारण आप एक तरह से देखें आईटी सेक्टर से एक अप मॉडलिंग ऑफ प्लेन मिलती है। ओके। मतलब आपका साइट एयरलाइन कोई भी साइट होगी, जैसे आपने साइट बनाई, तो किस तरह से आप मार्केट में दिखा सकते हो, किस तरह शो करोगे। उसके बाद कई तरह के तो ऑफर होते हैं, जिनको साइट को मेंटेन करने के लिए भी अलग अलग तरह की जॉब है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से एविएशन इंडस्ट्री में पायलट सबसे एक्सपेंसिव कोर्स है, मतलब पायलट वाला जो कोर्स है वो सबसे एक्सपेंसिव कोर्स है? हाँ, पायलट वाला सबसे एक्सपेंसिव कोर्स है और सबसे हाई पेबल जॉब ऑल्सो है। ओके। तो इसके अंदर मतलब ऑन एन एवरेज कितना पड़ जाता है? मतलब मान लो अगर कोई स्टूडेंट पायलट बनने के लिए जा रहा है तो एक रफ आइडिया कि कितनी फीस उसको देनी पड़ती होगी? जैसे हम इंडिया में बात करें, जैसे दो मेन इंस्टीट्यूट है, इग्नू और गोंदिया। तो इग्नू में आप करंट ईयर भी जाओगे तो आपकी फीस, मिनिमम फीस है जो 52 लाख है, नॉट इंक्लूडिंग टैक्स। उसके अलावा आपका अकोमोडेशन है, ट्रैवलिंग है, वो अलग से देना पड़ेगा, और फ्लाइंग फीस है ये सिर्फ। इसके बाद जो फर्दर ट्रेनिंग होती है, इसके बाद टाइप रेटिंग है, अलग अलग कंपनी की ट्रेनिंग होती है, उसमें आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। तो मिनिमम फीस आप कह सकते हैं कि 52 तक है, और मैक्सिमम ये 1 करोड़ तक जा सकती है। तो जैसे मान लो फीस हमने जमा करा दी, तो एक पायलट बनने के लिए आपको फ्लाइंग करनी पड़ती है, तो आप अलग अलग फ्लाइंग करते हैं, आप सिमुलेशन पे फ्लाई करते हैं, आप एक्चुअल प्लेन उड़ाते हैं, तो उसके अंदर सिमुलेशन की फ्लाइंग कितनी काउंट होती है और एक्चुअल फ्लाइंग पायलट का लाइसेंस लेने के लिए उसके कितने आवर्स काउंट होते हैं, कितने किलोमीटर्स काउंट होते हैं, आवर्स काउंट होते हैं, वो थोड़ा। पहली बात है किलोमीटर काम नहीं होते हैं। सो आईकाओ के हिसाब से आपको 200 आवर्स ऑन अ सिंगल इंजन और मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट पे आपको होनी चाहिए एक्चुअल फ्लाइंग के। सिमुलेटर फ्लाइंग इसमें काउंट नहीं होती है। सिमुलेटर फ्लाइंग आपकी इसलिए काउंट होती है आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, ताकि आपको एक्स्ट्रा मनी एक्सपेंड ना करना पड़े, क्योंकि आप ट्रेनिंग पीरियड में होते हो, वैसे ही आप एक्सपेंस इतना ज्यादा हो चुका होता है। तो मिनिमम आपके 200 आवर्स होते हैं, आप चाहे आप सिंगल इंजन पे करो चाहे मल्टी इंजन पे करो, लेकिन एयरक्राफ्ट 1500 kg से कम होना चाहिए, तो ही आपका उसमें काउंट होगा सीटीएल में। उसके बाद जो बाकी ट्रेनिंग रहती है वो उसका अलग रहता है। जो आपने बताया अभी कि सिंगल इंजन होता है और मल्टी इंजन होता है, इनके अंदर क्या सिर्फ एक इंजन का ही डिफरेंस है या और भी कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं? मेजर डिफरेंस तो काफी है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको, अगर कोई इंसान साइकिल चलाना सीखता है या फिर कोई टू व्हीलर चलाना सीखता है, उसमें साइकिल में भी आप बाइक ले लो, जैसे आपने बाइक ले ली, हेवी वेट बाइक ले ली, आप डायरेक्ट उसको चलाने लगे, आपने कभी साइकिल नहीं चलाई, तो उसकी हैंडलिंग आप कभी इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि वैसे सही हो जाएगी या फिर काफी टाइम बाद जाकर सही होगी। तो उसी तरह की चीजें हैं मल्टी इंजन और सिंगल इंजन में। तो मल्टी इंजन है तो ऑब्वियसली बात है, 2 इंजन हो गए, वजन बढ़ गया जहाज का। और सिंगल इंजन नॉर्मल अपना सिंगल इंजन जहाज है, कम रहता है। सिंगल इंजन भी ये होते हैं कि लाइट वेट एयरक्राफ्ट होते हैं, तो वो भी उड़ सकते हैं। जैसे लड़कियां ज्यादातर लाइट वेट एयरक्राफ्ट पसंद करती हैं, जिसका नाम ले जाऊंगा सेस्ना 152, और लड़के ज्यादातर 172 पे चले जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल आपकी हैंडलिंग लड़के संभाल पाते हैं। ऐसा नहीं कि लड़कियां भी चला लेती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चला पाती, लड़कियां भी चला लेती हैं, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा और लाइट वेट करते थे, ताकि आपकी हैंडलिंग प्रोसीजर ज्यादा अच्छे हो जाए, आपका प्रिसेप्शन अच्छा हो जाए। और वहीं आप मल्टी इंजन में बात करो, एक सबसे पहली बात तो जहाज वाली है, 2 इंजन है, कॉकपिट में आपकी प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, कॉकपिट में आपकी थिंकिंग ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आपको प्रोसीजर अच्छे से करने आने चाहिए, ये नहीं कि आपको रिफ्लेक्सेस भी अच्छे होने चाहिए। आप इस तरह से सिंगल इंजन में बैठे हो, ठीक है चलो अपने सिंगल इंजन ही है, कुछ इंजन में प्रॉब्लम भी हुई तो क्या ये खराब हो जाएगा, तो एक इंजन बचेगा, वो भी गया। मल्टी इंजन में अगर एक इंजन खराब हो गया तो उसकी एरोडायनेमिक्स को समझना वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कि अगर स्टूडेंट टाइम तक आपके पास इन एयर एक्सपीरियंस भी बहुत कम रहता है, काफी बड़े बड़े आपने एयरक्राफ्ट सुने होंगे सिंगल इंजन की वजह से क्रैश हो जाते हैं, इंसिडेंट नहीं क्रैश हो जाते हैं, तो इसलिए मोर प्रिफर्ड ट्रेनिंग सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट इज बेस्ट रहता है। ज्यादातर जितने भी फ्लाइंग स्कूल हैं, वर्ल्ड के बेस्ट फ्लाइंग स्कूल हैं, वो सब सिंगल इंजन में ट्रेनिंग देना पसंद करते हैं, क्योंकि आपका एक परसेप्शन है, एक माइंड सेट है, और आपकी फ्लाइंग हैंडलिंग सबसे बड़ी बात की होती है, एक मोटर स्किल है वैसे भी फ्लाइंग स्किल, तो वो सबसे अच्छी होनी चाहिए। तो इसके अंदर क्या फीस का डिफरेंस होता है कि अगर मान लो कोई सिंगल इंजन उड़ा रहा है या फिर कोई मल्टी इंजन उड़ा रहा है, तो इसकी फीस में भी कोई डिफरेंस आता हो? हाँ जी बिल्कुल, फीस में बहुत डिफरेंस आता है। सिंगल इंजन जहाज है, अगर एक जहाज आपका 30 लीटर पर आवर ले रहा है, तो उसकी अप्रोक्स फीस आप कह सकते हैं 12,000 15,000 रहती है विद टैक्सेस। और वही मल्टी इंजन जहाज है, आप उसका अगर एक इंजन 30 लीटर लिया तो 2 इंजन लगे तो ऑब्वियसली 60 देगा, तो इट कॉस्ट अबाउट 30 to 35,000 ऑल्सो।
पहले मुझे लगता था कि सिर्फ आईआईटी और आईआईएम के अंदर पढ़ना ही सबसे एक्सपेंसिव है। आज मुझे पता पड़ा कि कुछ ज़्यादा और भी एक्सपेंसिव है। बहरहाल, जॉक्स अपार्ट, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जब पहली बार फ्लाइंग की थी, तो आपका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है कैसा था? मतलब आप नर्वस थे, आप एक्साइटेड थे, आपने कितनी जगह पे आपने फ्लाइंग की है, उन सब के बारे में थोड़ा बताइए। मेरा फ्लाइंग एक्सपीरियंस सबसे पहले बताऊं, एक वर्ड है उसके लिए, एस्टॉन्डिंग। ओके। बहुत ही अच्छा रहा मेरा फ्लाइंग एक्सपीरियंस, क्योंकि शुरू के जितना भी, उससे पहले मैंने कभी फ्लाइंग नहीं करी, किसी एयरक्राफ्ट में कभी फ्लाइंग नहीं करी, और ना मेरे को इतना एविएशन के बारे में पता था। सो जब मेरा फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, वो ऐसा था, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक महसूस करने वाली चीज है, एक फीलिंग थी वो। आप इन एयर हो, विद इंस्ट्रक्टर थे, ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट एयर एक्सपीरियंस कहते हैं उसका नाम, एक्सरसाइज का। तो इंस्ट्रक्टर थे, इंस्ट्रक्टर ने बोला जो आपको करना है, टर्न मारना है या फिर क्लाइंब करना है, डिसेंड करना है, वो कर सकते हो। और किसी इंसान को आप एक ऐसी चीज दे दो, लाइक एक हाई स्पीड कार, हम एक इमेजिन करें, फॉर्मूला 1 कार बहुत कम लोग चला पाते हैं। एक नॉर्मल इंसान जो किसी ने कभी कार नहीं चलाई और उसको आप फॉर्मूला 1 पकड़ा दो, उसकी खुशी और मेरी खुशी बराबर थी। आपने मतलब किन किन जगहों पे, किन किन कंट्रीज के अंदर फ्लाइंग की है, और मतलब एक पायलट बनने के लिए कितनी कंट्रीज में फ्लाई करना जरूरी है, मतलब अलग अलग कंट्रीज में, या फिर एक सिंगल कंट्री में भी आप फ्लाइंग आर्ट्स कंप्लीट करके पायलट बन सकते हो? नहीं, बेसिक ये है कि मतलब आप अलग अलग कंट्री तो जाना नहीं पड़ता है, आपको फ्लाइंग ट्रेनिंग करनी है, आप कोई सी भी जगह से कर सकते हैं, बोले आप कहीं के भी हो, चाहे आप इंडिया के हो तो यूएस जाके भी कर सकते हो, कनाडा जाके भी कर सकते हो, रशिया जाके भी कर सकते हो, और कोई भी देश में आपको 200 घंटे चाहिए, 200 घंटे आप पूरे करिए, वहाँ से वहाँ की रेगुलेटरी होती है, अथॉरिटी होती है, वहाँ से लाइसेंस इशू हो जाता है, फिर आपको इस इंडिया के कन्वर्जेंसी करा सकते हैं। कन्वर्जेंसी में अलग यहाँ पे थोड़े से आप करने पड़ते हैं और एक पेपर पास करने पड़ते हैं, वो प्रोसीजर आपको गवर्नमेंट वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो ऐसा कोई इंसिडेंट फ्लाइंग करते टाइम जो आपको बहुत ज्यादा याद रह गया हो, मतलब कोई आपके साथ कोई ऐसा शानदार सा इंसिडेंट हुआ हो? पायलट की लाइफ में अगर कोई पायलट बनता है, तो उसके लिए सबसे लाइफ में सबसे बेस्ट इंसिडेंट और जो उसको पूरी जिंदगी याद रहता है, उसका फर्स्ट सोलो। फर्स्ट सोलो में आपके, उससे पहले जो होते हैं उससे 10 to 20 आवर्स आपके ट्रेनिंग पीरियड होता है, और ट्रेनिंग पीरियड उसलिए होता है कि आपको सोलो मिल जाए। वो सोलो मिलता है तो, और ये 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन में मिलता है, क्योंकि इतने ही पायलट है। तो ये एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा शानदार रहा मेरा, उसी में सबसे पहली बार मजा आया था, क्योंकि मैंने अकेले प्लेन उड़ाया और अकेले ही लैंड किया सेफली। ये ज्यादा जरूरी है कि आपने सेफ, आपने बोला कि सिर्फ 10% लोगों को ही उड़ाने का मौका मिलता है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि कोर्स काफी ज्यादा हार्ड है, मतलब हर किसी के लिए नहीं है, या फिर सिर्फ डेडिकेशन वाले ही कर सकते हैं? तो अगर आपके भी बैच में ऐसा कुछ हुआ हो अगर, तो कोर्स हार्ड तो नहीं कहना चाहूंगा मैं, लेकिन आपको डेडिकेशन तो रखनी पड़ेगी। कई तरह के फैक्टर्स आते हैं, मेरा बैच था 21 लोग था, हमने ओनली 5 लोगों ने खत्म कर पाए। उसके कई तरह के रीजन है। पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ा फाइनेंशियल इशू आता है, सब जगह आता है फाइनेंशियल इशू। आप ये नहीं कह सकते कि आप किसी के पास ज्यादा पैसे हैं तो वो भी अटक जाता है कई बार। तो उसके बाद दूसरे रीजन आता है कि फ्लाइंग स्कूल प्रॉब्लम्स होती हैं, आपकी फ्लाइंग ट्रेनिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार हाई कैचिंग पावर स्टूडेंट होते हैं, कई लो कैचिंग पावर स्टूडेंट होते हैं, तो उनको सीखने में टाइम लगता है। उस टाइम में ही इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उसके बाद फ्रस्ट्रेट होने वाला वो वेदर भी आता है, उसके बाद एयर रेगुलेटरी भी होती है, आपको उड़ाने को नहीं मिलता है, कई कई दिन तक आप बैठे रहते ग्राउंड पे, कब उड़ाएंगे, लेकिन वो टाइम नहीं मिल पाता है। उसके बाद इंसान एक पेशेंस छोड़ देता है, कितना जाए, पैसा लगता ही रहता है, आपको कुछ इनकमिंग कुछ होता नहीं है। इस परेशान होने से लोग छोड़ देते हैं, काफी लोग छोड़ देते हैं। और जहाँ तक ऑल ओवर द वर्ल्ड ज्यादातर ये चीजें रहती हैं, लेकिन हम पोल्स की बात करें, कनाडा वगैरह की बात करें, रशिया की बात कर लें, वो चीज अलग है कि वहाँ पे विंटर्स ही ज्यादा पड़ते हैं, तो आप ट्रेनिंग साइट से ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट को इतना आइडिया ही नहीं रहता कि वेदर कितना अफेक्ट कर देता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि कोर्स हार्ड नहीं है, जो मैटर करता है वो आपका हार्ड वर्क और आपका पेशेंस? हाँ जी, बिल्कुल। तो जैसा कि अभी बताया कि लोग है ना बीच में छोड़ देते हैं, कुछ वेदर्स के इश्यूज आते हैं, कुछ और कंडीशंस हो जाती है, तो इससे मेंटल हेल्थ पे काफी असर पड़ता होगा, मतलब ड्यूरिंग द कोर्स और आफ्टर गेटिंग द जॉब क्या मेंटल इशू रहते हैं? क्योंकि जहाँ तक मुझे नॉलेज है ना, पायलट की जॉब काफी टफ रहती है, बहुत ज्यादा वर्किंग आवर्स रहते हैं, आपको छुट्टी कम देते हैं, रिलैक्सिंग आवर्स कम होते हैं, तो उस हिसाब से मेंटल प्रेशर तो फिजिकल तो रहता ही रहता है, मेंटल प्रेशर ज्यादा रहता होगा, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक पायलट की जॉब में। तो वो कितना रहता है ड्यूरिंग और आफ्टर गेटिंग द जॉब?
मेंटल हेल्थ तो एकदम बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। मेंटल हेल्थ रहता है, स्टूडेंट लाइफ में भी रहता है, ट्रेनिंग पीरियड में काफी ज्यादा रहता है। इतना भी नहीं, लेकिन जॉब वाला नहीं कह सकते। स्टूडेंट लाइफ में ये रहता है कि उसको सबसे बढ़िया ये है कि अगर कोई मिडिल क्लास है, उसका फाइनेंशियल इशू, या फिर कोई मतलब हायर मिडिल क्लास भी होते हैं, तो उनका ही फाइनेंशियल इशू रहता है कि मतलब इतना खर्च करना। ऐसा नहीं है कि मतलब 1 मिनट का आप 180 से लेकर 235 रुपए तक दे रहे हो सिर्फ 1 मिनट का। ये 1 मिनट तो इंसान ऐसे भी घूमने से निकाल देता है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद फ्लाइंग भी नहीं हो रही, उसके बाद पैसा भी आपका लगे जा रहा है, उसके बाद स्टूडेंट ऊपर से हैं तो ऊपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है। कहने की बात है इतनी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको एक तरह से रहता है कि आप कंपटीशन देखने लग जाते हो। आपके बैचमेट अगर आपसे आगे जा रहे हैं तो आप उनको कंपटीशन देखने लग जाते हो कि इसके तो ज्यादा आर्ट्स हो रहे हैं, मेरे तो कम हो रहे हैं, इसको मतलब अलग अलग तरह की क्रॉस कंट्री पे जा रहा है, मैं तो नहीं जा पा रहा हूँ, मेरे क्या परफॉर्मेंस में दिक्कत आ रही है, इसको ज्यादा सोलो मिल रहे हैं, मेरे को कम सोलो मिल रहे हैं। ये तरह की स्टूडेंट लाइफ में रहता है। फिर उसके बाद आपका डायरेक्टरी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, वहां से भी काफी सारे रूल्स होते हैं, वो फॉलो ही करने पड़ते हैं। तो उसको लेकर भी आपका दिमाग में रहता है स्टूडेंट के कि हमको एकदम लाइन टू लाइन ही चलना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि कुछ भी अपनी मर्जी से कर सकें। बिल्कुल। उसके बाद आती है जॉब की बात। जॉब में सबसे बढ़िया ये है कि पैसेंजर रहते हैं आपके साथ। कई जगह पैसेंजर नहीं रहते, कार्गो रहता है। बिल्कुल। तो अब स्टूडेंट लाइफ में तो आपको ना पैसेंजर थे ना आपको किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ की, क्योंकि सबसे बढ़िया तो अभी तक ये है कि लाइफ हम किसी की वापस नहीं ला सकते। बिल्कुल। तो जॉब में सबसे बड़ी बात ये है कि आप पैसेंजर लेके जा रहे हो तो आपको स्टिक टू द लाइन रहना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। कंपनी की प्रोसीजर मैनुअल होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर होते हैं, उसके साथ ही जाना पड़ेगा। तो वो लाइफ है। उसके बाद आपको ऑन टाइम डिपार्चर भी है, आपको फैमिली लाइफ भी देखनी है, आपको फ्लाइंग भी देखनी है, आपको आपकी अपनी खुद की लाइफ स्टाइल भी देखनी है, खुद को फिट रखना पड़ेगा, खुद को रिलैक्स रखना पड़ेगा, आपको अपना माइंड क्लीन रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मतलब 10 तरह की चीज आप कॉकपिट में आके सोच रहे हो, तो घर जाके वो अलग चीज चल रही है। नहीं, आपको कॉकपिट में जाए तो सिर्फ आपको कॉकपिट की बात याद रहनी चाहिए। कॉकपिट बाहर है तो आप घर की बात देख लो, या फिर दोस्त हैं मिलना है उनसे मिलना है, क्योंकि हम एक सोशल अपना दोस्तों के साथ अपना जितना भी रहना चाहें, सोशल लाइफ आपकी खत्म हो जाती है एक तरह से। बिल्कुल। तो इसलिए जॉब का थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट हो जाता है। स्ट्रेस लेवल आपका 97% तक जा सकता है। ओके। उससे ज्यादा एस्ट्रोनॉट का भी होता है, ऐसी बात नहीं है। एस्ट्रोनॉट का काफी 100% में चला जाता है उनका तो, लेकिन पायलट तो उससे कम ही कहते हैं ऐसे कोई। लेकिन ऐसी बात भी नहीं कि आपको स्ट्रेस ही रहते हैं ज्यादातर पायलट कूल रहते हैं। तो जैसे कि अभी अपने पिछले साल पेंडेमिक आया था, अभी भी ओवर हुआ नहीं है कोविड-19 वाला, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुई थी मेजरली एविएशन इंडस्ट्री पूरी बंद हो गई थी, क्योंकि सारे इंटरनेशनल डोमेस्टिक ट्रैवल बंद हो गए थे लॉकडाउन का। तो अब आपको क्या लगता है, मतलब अभी जैसे धीरे धीरे रीओपनिंग हो रही है, अभी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो नहीं चल रही, बहुत ही कम चल रही, डोमेस्टिक ही चल रही ज्यादातर। तो आगे आपको जॉब्स का क्या फ्यूचर दिखता है, क्योंकि खुद आप जॉब सीकर हैं और एक जॉब सीकर को ही पता होता है कि एक्चुअल क्या चल रहा है, सिनेरियो क्या हो रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना है? करंटली अभी एविएशन में तो काफी अगर रिसेशन एक तरह से कहना चाहें, क्योंकि जैसे कि पहले भी अगर आपने देखा होगा या फिर अपने न्यूज़पेपर या कहीं और से सोशल मीडिया है आपका, कई तरह की चीजें हैं, आपने पढ़ा हो 2008 में भी ये चीज आई थी जब जेट एयरवेज ने सहारा को लिया था। तब भी काफी पायलट की शॉर्टेज हो गई थी, पायलट जॉब की शॉर्टेज हो गई थी। और अभी भी जहां तक वही चीज चल रही है, लेकिन अभी उसका रीजन कोविड है। अब कोविड की वजह से पहले उस टाइम तो सिर्फ इंडिया की बात थी, अब ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप ऑल ओवर द वर्ल्ड जॉब बहुत कम हो चुकी हैं। कई सारी जो प्राइवेट चार्टर कंपनियां थी वो तो बंद हो चुकी हैं। तो वो पायलट भी अब मार्केट में है, उनके पास तो एक्सपीरियंस भी है, हाई क्वालिफाइड हैं, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग है उनके पास। तो जॉब ढूंढना और देशों में उतना ही कठिन है जितना इंडिया में है। लेकिन हम पहले इंडिया की बात करना चाहें तो इंडिया में अब ये सिचुएशन है, एयरलाइन ग्रो कर रही है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जॉब ठप हो चुका है, एयरलाइन ग्रो कर रही है, काफी स्लो हो चुका है लेकिन ग्रो कर रही है। धीरे धीरे नए प्लेन आ रहे हैं। सबसे बढ़िया लो कॉस्ट एयरलाइन है इंडिया में आपकी इंडिगो नहीं, तो लो कॉस्ट इंडिगो लो कॉस्ट एयरलाइन है, लेकिन अब कई जो विस्तार भी लो कॉस्ट में आ चुका है। जेट एयरवेज आने वाला है, वो भी लो कॉस्ट में आएगा। एयर इंडिया नहीं चल रहा था, उस चक्कर में लो कॉस्ट में आया है। उसके बाद स्पाइस जेट आप जानते हैं वैसे लो कॉस्ट है। तो ये सब एयरलाइन धीरे धीरे ग्रो कर रही है। हाँ, लेकिन वैकेंसी नहीं निकल रही बात अलग है, क्योंकि अभी कोविड जस्ट खत्म तो नहीं कह सकते, खत्म तो नहीं हुआ है, वैक्सीन जरूर आ चुकी है हमारे पास, लेकिन धीरे धीरे जॉब का मार्केट खुलेगा। एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2024 तक
इट विल बी नॉर्मल। तो जैसे कि आप बोल रहे हैं कि इन फ्यूचर नॉर्मल हो जाएगा, तो फ्यूचर आप एविएशन का कैसे देख रहे हैं? मतलब जिस हिसाब से आईटी सेक्टर बढ़ रहा है, जिस हिसाब से एआई बढ़ रही है, हम हमारे चारों तरफ एआई है अभी। इवन आप हम फोन में बात करें तो इसमें भी एआई है। आप आजकल एयरपोर्ट्स पे जाते हैं तो वहां पे भी रोबोट्स का यूज होने लग गया है। तो आप इन आगे का फ्यूचर कैसे देखते हैं एविएशन में? आगे का फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी तरह इम्प्रूव हो चुका है। जैसे कि आप जानते हैं कि प्लेन ऑटो पायलट पे उड़ता है हवा में, तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ फ्लाइट ऑटो पायलट पे होती है। आपका टेक ऑफ, लैंडिंग या फिर 2-3 तरह के और प्रोसीजर होते हैं, वो पायलट बाय मैनुअल करता है। सो अभी जहाँ तक ये है कि ऑटो लैंड भी आ चुका है और ऑटो टेक ऑफ भी आ चुका है। एयरबस ने लास्ट ईयर ये ऑटो टेक ऑफ एयरक्राफ्ट एयरबस 350-900 में चेक किया था। तो जहाँ तक देख सकते हैं कि ऑटोमेशन से आप एक तरह से रिड्यूस पायलट का वर्कलोड जरूर हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि उनकी जॉब छिन गई। पायलट तो बैठेगा ही जहाज में। ऑटोमेशन ने आपको एक तरह का एक हेल्पिंग हैंड दिया है। जो लोड पायलट पे आता था, जैसे हम बात करें हाई स्पीड एयरक्राफ्ट, सबको याद होगा कॉनकॉर्ड, उसमें आपको 3 से 4 पायलट की जरूरत पड़ती थी, जिसमें नेविगेटर भी जाता था, 2 सीनियर पायलट जाते थे और 2 आपका इंजीनियर भी जाते थे साथ में, जो इंक्लूडिंग एज अ क्रू ही आते थे। लेकिन आज के टाइम में आज वही चीज 2 पायलट करते हैं। ऑटोमेशन ने इतना सिंपल कर दिया है, आपके पहले जहाँ 4 स्विच हुआ करते थे वहां आपके 2 स्विच पे काम हो रहा है। आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको 1 स्विच भी कर देगा। जैसे कि अभी अब आप बोल रहे हैं कि एआई काफी इम्प्रूव कर देगा एविएशन इंडस्ट्री को, और आजकल क्या हो रहा है कि एविएशन इंडस्ट्री में एक रेस लगी हुई है स्पेस में जाने के लिए। तो आपको क्या लगता है ये रेस कहाँ तक हमें लेके जाएगी? मतलब इन फ्यूचर इसका क्या स्कोप है? क्योंकि पायलट्स तो इसको नहीं चला सकते हैं, नॉर्मल पायलट्स मेरे हिसाब से नहीं चला सकते, तो इसका क्या स्कोप है आगे? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। नॉर्मल पायलट नहीं जा सकते, एयरफोर्स वाले होते हैं। जैसे इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स का आपने सुना ही होगा। इसरो में 2 पायलट सिलेक्ट हुए हैं मार्स पे जाने के लिए, जहां तक है। तो वैसी ही चीज है, और भी देशों के एयरफोर्स के पायलट होते हैं, वो इसमें जा सकते हैं। अभी जो रेस लगी हुई है उसमें तो सबसे ज्यादा ये है कि आप लोगों को कितना मोटिवेट कर सकते हैं, कितना आकर्षित कर सकते हैं स्पेस में जाने के लिए। तो वो तो एरोस्पेस में आ जाता है, और एरोस्पेस में अभी तो कुछ नहीं हुआ है। प्रेजेंटली हम इतने साल हो गए इस धरती पे जीते हुए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तक बहुत सारी चीजें होना बाकी हैं। तो अब आगे आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम हवा में रहना शुरू कर दें। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अभी तो एरोस्पेस की तो स्टार्टिंग ही है, मतलब अभी हम स्टार्ट भी नहीं हुए एक्चुअल में। हाँ जी बिल्कुल, अभी स्टार्टिंग हुई है। अगर और इंडिया की बात करें, इंडिया में तो अभी तक इंडिया के एस्ट्रोनॉट दूसरे देश में जाके बाहर गए हैं, ना कि इंडिया कोई अभी तक स्पेस शटल बाहर गया, मतलब मून पे गया है या मार्स पे गया है। तो आपके हिसाब से एक पायलट की जॉब के अंदर सबसे ज्यादा 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या होती है? सबसे पहली बात तो ये है कि लोग इतना जब पैसा लगा देते हैं तो उनको चाहिए पैसा, मनी। दूसरी बात, जॉब लगने के बाद आपको चाहिए फुल इज्जत। तीसरा, लाइफस्टाइल, क्योंकि जिस तरह की आपकी इज्जत है उस तरह की आप लाइफस्टाइल जरूर जीना चाहिए। मतलब हमको चाहिए फुल इज्जत वाला सीन है। बट जोक्स अपार्ट, सबसे पहली चीज आती है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ आपकी लीड करेगी बेटर डिसीजन मेकिंग को। बेटर डिसीजन मेकिंग करेगी आपकी सेफ्टी ऑपरेशन, सेफ्टी, पैसेंजर सेफ। आप कहना चाहते हैं कि 3 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होते हैं पायलट के लिए, वो फर्स्ट हो गए मेंटल हेल्थ, सेकंड डिसीजन मेकिंग, एंड थर्ड द लाइफ ऑफ द पैसेंजर्स। जी बिल्कुल। ओके, तो अब मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, मतलब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल भी हो सकता है कि आपने अपने कोर्स के टाइम में क्या मिस्टेक्स की, और उन मिस्टेक से आपने क्या सीखा, ताकि अगर इन फ्यूचर कोई एस्पिरेंट देख रहा है तो वो जान सके कि अगर ये मिस्टेक्स करेंगे तो हमें ये हो सकता है इसका। तो मेरी शुरुआत में काफी ज्यादा मिस्टेक्स रही, क्योंकि जैसे ही मैं शुरू से बताऊं, जैसे ही मैं फ्लाइंग स्कूल गया तो ज्यादातर सीनियर्स वगैरह होते हैं, तो हमारे फ्लाइंग स्कूल सीनियर्स बहुत कम थे, इतनी हमें गाइडेंस मिल नहीं पाई। तो उसमें काफी सबसे बड़ी गलती ये थी कंप्यूटर नंबर। आपको कंप्यूटर नंबर होगा तभी आप एग्जाम दे सकते हो, उसके बिना नहीं दे सकते। तो उस चीज में अब मैंने इतना टाइम निकाल दिया, 8 to 9 मंथ निकाल दिए, उसका वेट करते करते आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। मैंने अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाया, तो वो टाइम गया। फिर उसके बाद पेपर्स आए, पेपर्स को थोड़ा लाइटली ले लिया, या फिर स्टडी कम करी, ऑब्वियसली बात है तो, लेकिन पेपर में टाइम लग गया। फिर उसका जो फ्लाइंग का टाइम आया, फ्लाइंग में इतना सीरियस नहीं थे, क्योंकि इतना ज्यादा किसी ने पहले बताया नहीं था कि फ्लाइंग में क्या क्या चीज होती है। आपको इतना पहले से पढ़ के प्रिपेयर रहना पड़ता है। ये नहीं कि आपको हाथ पकड़े हुए सिखाने वाला है। आप इतने लेवल पहुंच चुके हो
तो आप पायलट बनने वाले हो, तो आपको इतनी तो कॉमन सेंस आना चाहिए कि इंसान भी आपको खुद पढ़ना पड़ेगा पहले से ही। आपको कोई ये बताने वाला नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ और आपको क्या करना है। तो वो मिस्टेक्स रही। फिर उसके बाद जो हम छोटी मोटी गलतियां करते थे फ्लाइंग ट्रेनिंग में, वो काफी स्टूडेंट टाइम पे कर देते हैं। वो चीज नहीं करनी चाहिए। जैसे बात करना चाहूँ लाइट लेना, आप सोलो उड़ रहे हो, जैसे मैंने जब फर्स्ट टाइम सोलो उड़ा था, एक छोटा सा पार्ट बताता हूँ, मैं शॉर्ट फाइनल्स पे था, तो उस टाइम विंड्स काफी कम थी, क्रॉस थी, लेकिन फिर भी इंस्ट्रक्टर बोला सोलो जाओ, ठीक है करके आओ। तो शॉर्ट फाइनल से जब मैंने सोचा कि मतलब अपने लैंड करने वाले हैं सेंटर लाइन पे लैंड करता था जहाज को, सेंटर लाइन लैंड करने वाले एकदम सही आ रहा था। उस टाइम मैं एकदम ब्लैंक हो चुका था। मैंने सोचा नहीं, क्योंकि मेरे को मजा आ रहा था, पहली सोलो फ्लाइट थी, मजा आ रहा था, बिल्कुल ब्लैंक हो गया। आप उस फील्ड में थे? मैं बिल्कुल फील्ड में था, मैंने ध्यान नहीं दिया एयरक्राफ्ट कहाँ जा रहा है। जब एयरक्राफ्ट ग्राउंड के टच होने वाला था, 50 फीट अबव द ग्राउंड, एयरक्राफ्ट धीरे धीरे लेफ्ट में जाने लग गया। ओके। जब तक मेरे को रियलाइज हुआ कि एयरक्राफ्ट को अपने सेंटर लाइन पे लाना है, उतना लेट हो गया मैं लाते लाते कि वो एज लाइन पे लैंड हुआ। तो वो वाली गलती सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि एज लाइन पे लैंड होना ही एक चीज है, मतलब आप टायर एक एज लाइन पे है, उसके बाद डायरेक्ट आप ग्रास फील्ड में जा सकते हो, इट में लीड एनी एक्सीडेंट। तो वो चीज मेरी बहुत बड़ी गलती थी। उसके बाद सेकंड जो स्टूडेंट पायलट करते हैं पीआईओ, पायलट इंड्यूस ऑसिलेशन, वो आपका एक तरह कह सकते हैं परसेप्शन गलत हो सकता है, या थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, या फिर स्टूडेंट काफी ज्यादा मजे में है। और लास्ट जो ज्यादातर स्टूडेंट करते हैं, ये इंडिया में नहीं करते हैं लेकिन काफी जगह करते हैं, किसी तरह का आपने अनवांटेड चीज आपने ड्रिंक कर रखी हो, उसके बाद फ्लाइंग पे चले जाते हैं, तो आपका जो विजन होता है, विजन एक्सेस काफी बिगड़ जाती है। तो वो उसका पायलट इंड्यूस ऑसिलेशन, वो भी आपको कई तरह की प्रॉब्लम डाल सकता है। तो वो चीज मैंने सीखी कि आपको गलत चीजों में नहीं जाना है, क्योंकि पायलट बनने जो भी जाता है, आप अलग अलग तरह के लोग देखोगे, आप उनकी तरह जीना चाहोगे जो पहले से ऐसी लाइफ जीते आ रहे। तो ऐसा नहीं, आप अपने बेसिक पे ध्यान दो, अपने नॉर्मल रेगुलर लाइफ भी जी सकते हो, सब बेस्ट रहता है, कोई चीज नहीं होती है। उसके बाद आप जॉब में भी जाओगे, जॉब में दूसरे को देख के आप अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना होता है, कंपेयर नहीं करना होता है, क्योंकि वो इंसान अलग है, हम इंसान अलग है, उसकी कैपेबिलिटी अलग है, हमारी कैपेबिलिटी अलग है। हम अपनी तरफ से अच्छा कर सकते हैं, वो अपनी तरफ से अच्छा कर सकता है। हम किसी को चेस क्यों करें? सबसे बड़ी चीज है, इंसान चेस करना ही नहीं छोड़ता, जस्ट चेस करता रहता है हर चीज को, मैं इसके जैसा हो जाऊं, मैं इसके जैसा हो जाऊं। जैसे हम कहना चाहूँ कि चीफ पायलट वगैरह होते हैं एयरलाइंस में, चीफ पायलट इतने ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं कि लोग चाहते हैं कि हम भी उनकी तरफ फ्लाइंग करें। जो जूनियर फ्लाइट फर्स्ट ऑफिसर होते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम उनकी तरफ फ्लाइंग करें, लेकिन उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं रहता। तो उस ओवर कॉन्फिडेंस में वो कई तरह की गलतियां कर जाते हैं, और ये गलतियां आपको काफी नुकसानदेह हो सकती हैं। इनके साथ पैसेंजर लेके जा रहे हो तो बहुत ज्यादा आपकी जॉब भी जा सकती है उस गलतियों से। ओके, तो ये सारी गलतियां आपने की और आपने इनसे सीखा और इम्प्रूव किया उन चीजों को, और यही सारी गलतियां फ्यूचर एस्पिरेंट्स को नहीं करनी चाहिए। मतलब ये काफी खतरनाक हो सकता होंगे फ्यूचर के लिए। हाँ, फ्यूचर काफी खतरनाक हो सकता है, और आपको सीखना तो पूरी जिंदगी है। ऐसा नहीं कि आपने हमेशा सीख लिया तो अब दूसरी बार नहीं सीखूंगा, आपको सीखना पूरी जिंदगी है। और अपनी गलतियां कर रहे हैं तो उनसे अपने आप को सुधारें, उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। गलतियां ऑब्वियसली बात है, इंसान है तो होगी, अपनी गलती को सुधारें और आगे बढ़ें। थैंक यू मिस्टर दिवाकर, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। एंड मैं पूरी होप करता हूँ कि जो व्यूअर्स होंगे, जो लिसनर्स होंगे इस पॉडकास्ट के, उनको काफी मदद मिलेगी इन फ्यूचर एविएशन इंडस्ट्री को अगर कोई चूज करना चाहता है तो उसके लिए। और हम आपसे इन फ्यूचर मिलते ही रहेंगे, एज यू नो हम तो बचपन के दोस्त हैं, तो हमारा तो मिलना जरूरी है। आप इन फ्यूचर पॉडकास्ट में आते ही रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।